अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, दिल को ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है, लेकिन आजकल इसके अमराज में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। पहले पहल इसके अमराज को सिर्फ बुढ़ापे या अधेड़ उम्री के साथ वाबस्ता ख्याल किया जाता था, ताहम अब नो उम्री में भी इसका शिकार हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजूहात में से एक अमराज़े क़ल्ब भी है। 2019 में होने वाली अमवात में से 32% की वजह इस उसको लाहक बीमारियां थीं। इनमें से 85% का सबब हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा और फॉलिश था। इसी मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अकबर। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, ज़बरदस्त। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोगों ने इनिशिएट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या दिल के अमराज दुनिया में, नॉट जस्ट एशिया या पाकिस्तान, सारी दुनिया में अमवात की सबसे कॉमन वजह है। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो आम फ़हम ज़बान में अगर आप समझना चाहते हो, दिल की रगों की बीमारी है। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या है कि कोई दिल की रगों की ऐसी बीमारी जिसके अंदर दिल के खून की कमी वाक़या हो किसी भी वजह से। जो खून है उसका मेन मकसद ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज और ये पहुंचाना है, जिससे वो पर्टिकुलर पट्टा जिसको खून जा रहा है वो अपना काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से दिल की खून की सप्लाई रुक जाए और उसको वो ऑक्सीजन ना मिल सके, जिससे वो पट्टा ज़िंदा रह सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की कॉमन जो वजह है और पाकिस्तान में भी, वो दिल की शरियानों में चर्बी का जम जाना है। जो हार्ट अटैक या एंजाइना कहते हैं वो भी इसी की आगे वेरियस टाइप्स हैं। अगर दिल की कोई शरियान 70-80% के करीब बंद हो तो इंसान को चलने फिरने पे या एक्सर्शन करने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे मुख्तलिफ सिम्टम्स आ सकते हैं। सांस चढ़ना, सीने में दबाव, बाएं बाजू में दर्द का जाना या जबड़ों तक दर्द का आना, ये सब उसमें शामिल है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर ये शरियान 70-80% की बजाय 100% के करीब बंद हो जाए तो इसको हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और उसको उसके अंदर क्या होता है, यही जो कैफियत हैं इनकी शिद्दत बढ़ जाती है, इंसान को साथ पसीना भी आ रहा होता है। और एंजाइना और हार्ट अटैक में मेन डिफरेंस ये है कि एंजाइना के अंदर दिल का मुस्तकिल डैमेज, यानी दिल का पट्टा मर नहीं रहा होता। हार्ट अटैक जैसे ही शुरू होता है उसके अंदर दिल के पट्टे का मुस्तकिल नुकसान या परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप छोटे फॉर्म में सोचें तो ये इसके साथ एक और टर्म भी यूज़ होती है कार्डियक अरेस्ट की। वो क्या होता है और उसमें कौन सी अलामात होती हैं? हाँ, ज़बरदस्त। तो जिस तरह हमने कहा कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर को भी लोग हार्ट अटैक के साथ ही शामिल कर लेते हैं। तो ये चारों चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे हमने बात की एंजाइना और हार्ट अटैक की, तो इस तरह जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट का एसेंशली मतलब क्या है कि हार्ट का रुक जाना। हार्ट अटैक के अंदर ये कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आ सकता है। यानी अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई रग ने बंद हो गई है, उस पट्टे को, दिल के उस हिस्से को खून का मिलना बंद हो गया है, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कि दिल की हरकत मुस्तकिल परमानेंट रुक जाए। एक वजह तो हार्ट अटैक है। दूसरी इसकी एक वजह इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें दिल के जो धड़कन की तरतीब है वो बेतरतीब हो जाती है और उसकी वजह से दिल का पट्टा प्रेशर बनाना, ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट करना ख़त्म कर देता है और इसको भी कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जो हार्ट फेलियर है या कार्डियक फेलियर है, उसका क्या मतलब है कि दिल का पट्टा चल तो रहा है लेकिन वो अपना जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे वो पूरी नहीं कर सक रहा। इसकी वजह से फेफड़ों में पानी आ जाता है लोगों के, लोग लेटे हों तो उनको सांस नहीं आता है, उनको पेशाब अद्वियात देनी पड़ती हैं और ये आगे जाकर गुर्दों पर भी असर करता है और इसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट का कम्प्लीटली रुक जाना, जिसमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिर के ज़ीरो हो जाए। और हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट चल तो रहा है, ब्लड प्रेशर बन रहा है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सक रहा। अच्छा नाज़रीन, शायर बासिर नसीम ने क्या खूब कहा है, जब दिल में दर्द नहीं होता चेहरा भी जर्द नहीं होता।
डॉक्टर साहब, नॉर्मली हार्ट अटैक की अलामात में जो एक बेसिक अलामत है वो ये है कि सीने में दर्द, क्या इसके अलावा भी और कोई अलामात हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ तो ये कि 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें शुगर के मरीज़, जिनको ख़ास तौर पे शुगर को 10 साल से ज़्यादा गुजर गया हो या उनकी शुगर का कंट्रोल अच्छा ना हो, और दूसरे बूढ़े लोग। इन लोगों के अंदर कई दफ़ा ये देखा गया है कि हार्ट अटैक की वो जो टिपिकल चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द या दबाव का आना या बाजू में दर्द का जाना, वो नहीं होता है इनमें। लेकिन और इसको साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है, जो कि बड़ी कॉमन टर्म है, और इनफैक्ट पेशेंट्स में भी बड़ी अवेयरनेस है कि जी साइलेंट हार्ट अटैक एक हो जाता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक भी बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंट नहीं होता है, उसके अंदर दीगर अलामात ज़रूर आ रही होती हैं। किसी को सांस चढ़ रहा होगा, पसीने आना बग़ैर किसी वजह के, और बेचैनी महसूस करना। अमूमन टिपिकली शुगर के मरीज़ों को ये 2 अलामात आती हैं कि बग़ैर किसी वजह के अचानक पसीने आ जाना, बेचैनी महसूस होना। अगर आप उनको देखेंगे तो रंग उनका जर्द हुआ होगा, पसीने आ रहे होंगे, ब्लड प्रेशर गिरा होगा, तो ये एक हार्ट अटैक की अलामत है। और एक तीसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो कि ख़वातीन है, और कई स्टडीज़ के मुताबिक 30 से 40% तक ख़वातीन को शायद टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती है। जब तक उनकी आप समझ लें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, तब तक तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो उनके हार्मोन्स हैं। उसके बाद उनका हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना मेल्स का है। लेकिन क्योंकि उनको अंडर प्ले किया जाता है, एक वजह क्योंकि जी फीमेल्स हैं, इनको किस तरह हार्ट अटैक का मसला होगा, और दूसरा ये कि एज ए सेड 30 से 40% ख़वातीन को भी दर्द नहीं होता है एंजाइना का। उनको अमूमन सांस का चढ़ना ही मेन अलामत आ रही होती है एक्सर्शन पे। और अक्सर पाकिस्तान में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी 50+ हो गया एज तो सांस का चढ़ना इज़ अ रूटीन, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि जी बस उम्र हो गई है तो सांस चढ़ा। इट्स टोटली एबनॉर्मल। एक 50 साल के बंदे को बिल्कुल सांस नहीं चढ़ना चाहिए अनलेस कोई बीमारी है, तो उसको लाजमी चेक करवाना चाहिए। और ये भी देखा गया कि 50 साल से ऊपर के जो लोग एज में चले जाते हैं, उसमें ख़वातीन में हार्ट अटैक का तनासब ऑलमोस्ट डबल है मेल से। और उसकी वजह यही है कि वो वक्त पर डायग्नोज नहीं होते। मेल में तो जैसे ही चेस्ट पेन आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, वो फ़ौरन पहला सस्पिशन हार्ट की तरफ जाते हैं। चाहे वो दमे का भी मसला हो तो पहले वो अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं। तो लेकिन फ़ीमेल्स में ये इग्नोर हो जाती है चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ वाले लोग, उधेड़ उम्र से ज़्यादा उम्र के लोग और ख़वातीन, इनमें अगर इस किस्म की अलामत आ रही हैं कि चलने फिरने में सांस चढ़ रहा है, बग़ैर किसी वजह के पसीने आ रहे हैं, बेचैनी महसूस हो रही है, तो डेफ़िनेटली उनको अपने मौलिद से मशवरा करना चाहिए। सही। अच्छा, इसी के साथ जब एक अलामत बड़ी ज़ाहिर होती है कि बहुत बार हम ये हार्ट बर्न और हार्ट अटैक की जो अलामात हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं या हम पहचान नहीं कर पाते उसमें, तो इसमें क्या बेसिक फ़र्क है? जब ये वाली अलामात हों तो आप उसको हार्ट अटैक समझें? अगेन ये कार्डियोलॉजी का बड़ा ही एक्लीज़ हील है एक्चुअली कार्डियोलॉजी की, कि ये जो मैदे की अलामत और हार्ट की अलामत अक्सर मिक्स होती है। और इसकी एक वजह है, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोग मिक्स करते हैं, इसकी वजह ये है कि जो नर्व सप्लाई है, यानी जो नाड़ है जो कि उस कैफियत का दिमाग को बताती है कि इस वक्त ये तकलीफ़ किस जगह है, तो वो दिल और मैदे की एक ही है। तो इसलिए वो कन्फ्यूजन तो अक्सर कई दफ़ा डॉक्टर्स में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट ही कंफ्यूज करें। और यही इसीलिए कई दफ़ा ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं, ख़ास तौर पे दिल की जो दाईं रग है उसके जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको बड़े आराम से, कुछ सिम्टम्स होते हैं टिपिकल एक चीज़ के जो दूसरी चीज़ में नहीं होते, मसलन कि ये सिम्टम के खाने के बाद सिर्फ दर्द होती है, ये एंजाइना में भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैदे का ही मसला हो। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये कि क्या उसके साथ पसीने तो नहीं आ रहे, इंसान को सांस तो नहीं चढ़ रहा, ख़ास तौर पे अगर वो चलता है उससे दर्द बढ़ता है और बैठने से कम तो नहीं हो जाता, तो ये एंजाइना है। अगर जो अगर जो मैदे का मसला है वो अमूमन चलने फिरने से, डकार आने से बेहतर हो जाता है, तो अमूमन वो गैस्ट्रिक ही होता है। उसके साथ अमूमन मैदे के मसले में आपको पसीने नहीं आने चाहिए और आपको सांस नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी अलामत आ रही है और आप में दीगर रिस्क फैक्टर्स हैं, आप स्मोकर हैं, शुगर का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो मे भी एक दफ़ा मुआयना करवाने में कोई हर्ज नहीं है। सही। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इसका मकसद हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गई है? हाँ, या तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक्चुअली मैं 2019 तक तो यूएस में ही प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे तो बड़ा रेयर था कि कोई 50 ईयर ओल्ड
से भी नीचे उम्र का आप देख लो, 50 ईयर ओल्ड भी कोई आता था तो हम लोग बड़े पैनिक होते थे कि बड़ा यंग पेशेंट आ गया। इधर तो 30 ईयर ओल्ड आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ। तो एक वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो बिल्कुल है, लेकिन एक वजह हमारे जेनेटिक्स हैं। ये जो साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है पूरी, इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया या फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें हमारी जीन्स में कोलेस्ट्रॉल की जो ज़्यादती है जिस्म में वो आती है। तो एक ये लोगों को समझाने के लिए भी, आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे, उनको कहते जी हम तो बिल्कुल सही ज़बरदस्त परहेज़ भी करते हैं, ये वो तो हमें हार्ट अटैक कैसे हो गया। तो ये लोगों के समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर इन जनरल अगर आप बहुत भी बद परहेज़ी करते हैं तो 300 से 350 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल आप खा सकते हैं, जबकि आपकी बॉडी जो खुद कोलेस्ट्रॉल रोज़ की बुनियाद पर बनाती है वो 1000 मिलीग्राम के करीब है। तो यानी अगर आप ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट पर भी चले जाए तब भी बॉडी में बंद तो रहा है। और उसकी वजह क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल आपकी जो रोज़ की बुनियाद पे सेल्स बन रहे हैं, जिस्म के टिश्यूज़ बन रहे हैं, उनकी दीवारों में यूज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जितना कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो गया वो हो गया, बाकी को बॉडी आपके स्टूल में पखाने में निकाल देती है वाया लिवर। तो ये जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है, इसके अंदर वो समझ लें जो वो दरवाज़ा है वो डिफेक्टिव है, जो कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकाल देता है। हाँ, तो वो बॉडी में रिटेन हो रहा है। तो इसलिए अगर आप पूरी परहेज़ भी कर रहे हैं, वेट भी आपका ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो प्रॉब्ली आपको इस किस्म का मसला है, उसके अंदर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। अच्छा, एक ये जैसे कोलेस्ट्रॉल की जो बात है, कोविड के बाद भी यंग पेशेंट्स में या वो जो लोग हैं जो कोविड का शिकार हुए, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की हम बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हालांकि यंगस्टर्स में भी, छोटे बच्चों में भी, 15, 16, 17 साल के बच्चे भी ये कंप्लेंट कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह कोविड है या कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट है या वैसे लाइफस्टाइल है? कोविड का एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से 0% ताल्लुक है। अच्छा। हाँ, कोविड का हार्ट अटैक से ज़रूर ताल्लुक है, क्योंकि कोविड की जो बीमारी है वो आपकी रगों में सोजिश करती है और किसी किस्म की भी सोजिश हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकती है। बुखार में आप देखेंगे बहुत सिक मरीज़ों को जो आते हैं यूरिन की इन्फेक्शन से हैं, किसी और किस्म की इन्फेक्शन, उनमें अगर इन्फेक्शन का तनासुब एक लेवल से बढ़ जाए तो उनमें कई दफ़ा हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। शुगर के अमराज में बहुत ज़्यादा हाई शुगर चली जाए उसमें भी आपको हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो वो तो ज़रूर है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कोविड की इन्फेक्शन से। तो फिर कोविड में हमें जो है वो खून पतला करने वाली अद्वियात क्यों दी जाती है? वो खून पतला करने वाली अद्वियात उन्हीं को दी जाती हैं जिनके अंदर ऐसे ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए जिसमें सोजिश का एलिमेंट ज़्यादा है। अगर आपके वो सोजिश के एलिमेंट डी डाइमर्स और CRPs वगैरह ठीक हैं तो फिर अमूमन ज़रूरत नहीं है आपको ब्लड थिनर्स देने की। और ब्लड थिनर्स अगेन सोजिश की वजह से हार्ट अटैक को रोकने के लिए दिए जाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है कोविड के बाद तो इसका मतलब ये है कि आप मे बी आप पहले एक्सरसाइज करते थे या आप घर बैठ के वो कोई एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट पे हैं जिसकी वजह से बड़ा है। अदरवाइज़ कोविड का डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं। सही। अच्छा, हम ये कोलेस्ट्रॉल पे ये ज़रा बात कर लें कि हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और गुड क्या क्यों हम इसको कहते हैं और बैड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है और उसकी टाइप्स डिफरेंट हैं। हाँ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह ये है कि हमें कई चीज़ों में वो चाहिए। आपकी इंसेंशली जो अगर कोलेस्ट्रॉल जिस्म से ख़त्म हो जाए तो एक्चुअली हम शायद कुछ दिन भी सर्वाइव ना कर सकें, क्योंकि हर रोज़ की बुनियाद पर हमारे टिश्यूज़ बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं जिनकी दीवारों में मेन स्ट्रक्चर में समझें जो मेन उसकी पिलर्स खड़े होने उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल 4 किस्मों का है, 3 उनमें से एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एक को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जो टिपिकली और सबसे हाई रिस्क वाला बैड कोलेस्ट्रॉल उसको LDL कहते हैं, और जो मोस्टली गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेशनली हम फॉलो करते हैं अमेरिकन और यूरोपियन, वो LDL को टारगेट करती हैं कि ये आपका एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे आना चाहिए। और ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जी कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की वो जो लैब वैल्यूज़ आती हैं, पहली बात तो ये कि देखना पड़ेगा लैब कितनी अपडेटेड है। बहुत सी फेमस 3 लैब्स के अंदर भी जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ नॉर्मल लिखी हुई हैं वो बहुत पुरानी है, उनसे बहुत चेंज हो गई। सेकेंडली, हर इंसान के लिए जिसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिज़ीज़ के, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फैमिली हिस्ट्री है, उनके हिसाब से उनके LDL के टारगेट्स डिफरेंट है। वो आपको एक डॉक्टर ही, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट ही बताएगा। आप खुद से मत एज्यूम कर लें कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है और आप खाते रहें जो है ना वो चिकनाई से भरी चीज़ें। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार बढ़ना वुड मीन
कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये अगेन ये साउथ ईस्ट एशियन जो पूरी बेल्ट है इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल टिपिकली बड़ा लो है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जिन खानों से ये बढ़ती है वो हमारी खुराक का हिस्सा नहीं है। ये अखरोट वगैरह इनके खाने से बेहतर होती है। और जो मेन चीज़ है जिसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, जो फ़िश है वो ऑयली फ़िश जैसे मैक्रेल है, सैल्मन है, इनसे बढ़ती है। जो हमारी मछली है अनफॉर्चुनेटली, और वो जिस तरह बनाते हैं उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। तो इसलिए हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल टिपिकली हम लोगों का कम है, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और डाइट भी में भी वो चीज़ें नहीं है। और बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि लेट नाइट खा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसा आपने कहा, और फास्ट फूड की तो पूरी इस वक्त एक एपिडेमिक है पाकिस्तान में कि ये बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब जगहों पे लोग बहुत एक्सेसिवली खा रहे हैं। हाँ, और उसकी एक चीज़ मैं आखिरी बताता जाऊँ कि एक जो बर्गर होता है उसमें बिल्कुल थोड़ी से पोर्शन में बहुत हाई क्वांटिटी है कैलोरीज़ की, और ये एक चीज़ है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइंग भी नहीं होता, आपका पेट नहीं भरता है, और आपने इकट्ठी 1000 कैलोरीज खा भी ली हैं। सिर्फ समझाने के लिए कि जो एक छोटा सा पैक है फ्रेंच फ्राइज़ का जो आपको किसी भी ये बर्गर चेन से मिलता है, उस छोटे से पैक में 500 से ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1/4 रिक्वायरमेंट है इंटायर डे की कैलोरीज़ की। तो उसको तो हम ऐसे ही साथ खा जाते हैं, प्लस आप एक अगर ड्रिंक भी ले रहे हैं वो भी 300 कैलोरीज़ हैं। हालांकि हमें जैसी स्ट्रेस होती है, हमारा कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं कि भाई ये खा लेते हैं। और ये देखो कि अभी मेन चीज़ तो आपने के अलावा ही 500 to 550 कैलोरीज आपकी फ्राइज़ में हो गई है, 300 कैलोरीज आपकी ड्रिंक में हो गई है, तो 800 कैलोरीज यानी ऑलमोस्ट पूरे दिन की आधी कैलोरीज यही निकल गई हैं, जो भी अब तो जिसको आप साइड डिश के तौर पे ले रहे हैं ना। तो इसलिए ये इसका एक्सेस खाना ऑब्वियसली लीड्स टू हार्ट अटैक्स एंड स्टफ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि नॉर्मली आप देखें महंगाई बहुत ज़्यादा है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो क्या एंग्जाइटी को कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? बिकॉज़ और क्या एंग्जाइटी जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उनको बढ़ाने का सबब है? बिल्कुल। तो देखें, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से जो जिस समय हार्मोन्स निकलते हैं वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर हार्ट अटैक्स और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली रूटीन में 2 टाइम पे सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और एक फिर लेटर ऑन इन द डे निकलते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग निकलने का वो आपको सर्ज आती है स्ट्रेस हार्मोन्स की, जो कि बेसिकली आपको रेडी करती है दिन के काम के लिए, और फिर एक मिड डे के करीब 12-1-2 बजे सर्ज आती है, जो कि आपको कैरी आउट ताकि आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कैरी आउट करके 4-5 बजे तक आप घर चले जाएं। जबकि अगर आपको इन 2 के अलावा बाकी जो टाइम है उसमें ये हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़रा रेस्ट कर रही होती है। आप कोई भी चीज़ को, अब एक घोड़े को आप मुसलसल 100 किलोमीटर पर आवर पे भगाते रहेंगे तो ही विल टायर आउट, जबकि आप उसको 5 मिनट के लिए तेज़ भगा के फिर चलाते रहेंगे तो ही कैन वर्क द एंटायर डे। तो यही जिस्म का हिसाब है। अब जब वो हार्मोन्स का एक्सेस आएगा, जब आप स्ट्रेस लेंगे, आपकी सारी बॉडी विल स्टार्ट फंक्शनिंग एट अ मच हायर लेवल, और वो आपकी नॉर्मल रूटीन या वो उससे कोइंसाइड नहीं करती जिस काम के लिए आपकी बॉडी बनी हुई है, जिस तरह बनी हुई है। तो जितना स्ट्रेस आता जाएगा उतनी बॉडी विल टायर आउट, उसको अपनी रिपेयर का टाइम नहीं मिलेगा। जब बॉडी रिपेयर नहीं हो रही, पट्टे टूट रहे ज़्यादा हैं और रिपेयर नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स कि इवेंचुअली दे विल गिव अप। यही काम हार्ट का है। हार्ट जितना ज़्यादा काम करेगा और उसकी अगर रिपेयर नहीं हो रही है तो हार्ट फेलियर और इस किस्म की लामतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो स्ट्रेस का तो डेफिनेट ताल्लुक है। स्ट्रेस कम कैसे कर सकते हैं, तो मैं पेशेंट्स को कहता हूँ, वो अमूमन पेशेंट्स की जो वाइफ्स हैं ना, वो आके कह रही होती हैं या बच्चे के, जी इनको गुस्सा बड़ा आता है, कोई इनको गुस्सा दे, और वो भी जो है ना, एक दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ये कोई बीमारी लग जाए तो वो पेशेंट के पास सबसे बेस्ट बहाना है ये ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे गुस्सा बड़ा आता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, गुस्से की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसका इसलिए कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्योंकि इनको है इसलिए इनको गुस्सा आता है। और मैं इस तरह मरीज़ों को ये कहता हूँ कि ये जो गुस्सा है या स्ट्रेस लेना है, ये कुछ तो नेचुरल है, लोग सेंसिटिव होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते आप। और ये मैं पेशेंट के अटेंडेंस को ज़रूर कहता हूँ कि आप मुसलसल किसी को ये कहते रहे ना
कि आप गुस्सा ना किया करो, उसको इसी बात पे गुस्सा आ जाता है कि आप, ये तो छेड़ने वाली बात है, अगला बेचारा पहले किसी बात पे गुस्से में है, आप उसको मुसलसल कह रहे हैं जी गुस्सा ना करें, वो अगला तंग आ जाता है कि भाई मेरी बात तो सुन लें आप, रादर देन ये। लेकिन पेशेंट्स को मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें जिस तरह हमने बताया कि ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। आप स्ट्रेस लेते हैं, और अमूमन स्ट्रेस कौन लोग ले रहे हैं, अमूमन स्ट्रेस इस बात पे लिया जा रहा है कि कोई दूसरा कोई ऐसी हरकत कर रहा है, या जो लोग हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि CEOs हैं और ये लोग हैं कि जी निचला बंदा कोई सही काम नहीं कर रहा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि दे वोंट डाई ऑफ अ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। जो कि निचला बंदा है वो तो बेचारा जितना काम उसकी समझ में आ रहा है वो कर रहा है, आप स्ट्रेस लेके शायद अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इवेंचुअली आपने अपने आप को देखना है और अपने आप को मे बी इतना कर लें कि जो एक हद से ज़्यादा स्ट्रेस जब आपको ले रहे हो तो आप ये ज़रूर सोचें कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और लास्टली कुछ अद्वियात हैं जो कि आपको जो ब्रेन फंक्शनैलिटी को मुतासिर नहीं करती, उनको हम लो डोज में दे सकते हैं ताकि एटलीस्ट दे कैन टेक द एज ऑफ इट। कि अगर आपका फ़ौरन पारा 0 से 100 पे जाना है तो उसकी वजह 100 पे जाने की वजह मे बी 70 पे कहीं रुक जाए, तो मे बी वो ज़रा बेहतर है रादर देन कि आप हर वक्त गुस्से में फिर रहे हो। क्या तो मेडिटेशन और योगा वगैरह भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो करने में हेल्पफुल है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम बहुत रूटीन में सुनते भी हैं और मेरा बड़ा बिलीफ भी है कि बिल्कुल है। लेकिन एज मुस्लिम मेरा ख्याल है जो नमाज है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर। अगर आप उसको वो 5 मिनट भी आप इसेंशली काम वही कर रहे हैं, लेकिन हम नमाज को जल्दी करके वो आधा घंटा सुबह योगा कर रहे होते हैं, उसमें पूरा फोकस कर रहे होते हैं कि आपने एक पॉइंट पे सोचना है, वर्सेस के नमाज वही काम कर रही है जो दिन में 5 दफ़ा कर रहे हैं। ये इस्लामिकली तो ये बात है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं योगा, सिर्फ योगा ही नहीं, एनी फॉर्म ऑफ डेली एक्सरसाइज जिसमें आप 30 मिनट से ज़्यादा आपके दिल की स्पीड 100-130 तक जा रही है, वो भी जिस्म में एंडोर्फिन्स रिलीज़ करने का बायस बनते हैं, जो कि मेंटली आपको काम करता है और आपके गुस्से के लेवल को कम करता है और आपका मूड अच्छा रहता है। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा बहुत बेनिफिशियल है मूड स्टेबलाइज करने। अच्छा, जैसे हमने बात की ब्लड प्रेशर की, आपने कहा कि भाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं, और लेकिन फिर मैंने कहा कि जी ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा नहीं करते, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर का गुस्सा करने से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्सा करने का ब्लड प्रेशर से ताल्लुक है। नाज़रीन, ये बात पे आपने गौर करना है कि भी ब्लड प्रेशर का गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्से की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर हाई हो सकता है। तो इसमें एक मसला ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, ये नॉर्मली उनको इसलिए बहुत लेट ब्लड प्रेशर आपका डायग्नोज होता है बिकॉज अब मेडिकल स्पेशलिस्ट बाकी डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। तो आना आपके पास, आपने किस स्पेशलिटी के पास है सबसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर तो वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाता तो ये भी बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेडिकल स्पेशलिस्ट दवाई देते हैं और वो टिपिकली अपनी प्रैक्टिस, नॉट हर बंदा, कई लोग, कई डॉक्टर्स के मरीज़ कहते हैं जी कितनी देर का कोर्स है। तो सबसे पहले और सबसे इसेंशियल चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ये सारी उम्र का मसला है, ये तो आपने सारी उम्र गोली खानी है। और वो मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में लोगों को समझाना, क्योंकि मुझे पाकिस्तान आए थोड़ा अर्सा हो गया तो मैं पूछता रहता हूँ कि आप किस तरह समझाते हैं। तो वो कहते जी मैं तो मरीज़ को कहता हूँ जी जन्नत पहुँचने तक गोली खाते रहनी है। तो वो लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये मत समझे कि क्योंकि आपने 1 हफ़्ता गोली खाई ब्लड प्रेशर नीचे आ गया। और एग्जैक्टली सेम चीज़ शुगर के लिए भी है और एग्जैक्टली सेम चीज़ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। आपने 1 हफ़्ता 2 हफ्ते गोली खाई, वो लेवल नॉर्मल पे आ गया, तो ये मत समझे कि ये गोली खाते रहेंगे तो वो नीचे जाता जाएगा, वो एक लेवल पे लाकर उसको रुक जाता है। फिर वो रोज़ की बुनियाद पे आप गोली खाते हैं और वो उसको उस लेवल पे मेंटेन रखता है। अगर आप गोली छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 हफ्ते तक, वो शायद चीज़ें वैसी ही रहेंगी, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें गोली का कसूर नहीं है, इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है, इसमें शायद हमारा अपना कसूर है। गोली तो रोज़ खानी है और सारी उम्र खानी है। कई मेडिकल स्पेशलिस्ट में भी ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी ब्लड प्रेशर हम पहले नीचे ले आते हैं, उसके बाद जब सिम्टम्स आए सिर्फ तब आप गोली खा लिया करें। और सिम्टम क्या है कि जी मुझे सर में जब दर्द होता है तो मैं गोली एक ब्लड प्रेशर की खा लेता हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ, अगर किसी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/90 रह रहा है, जो कि नॉर्मल से हाई है, वर्सेस एक ऐसा बंदा जिसका नॉर्मल रूटीन में 120 रहता है, लेकिन फ्लक्चुएशन जब होती है, जब उसको हेडेक हो रहा है और 160 पे जा रहा है, तो ऐसे बंदे में फालिज और हार्ट अटैक का चांस कई गुना ज़्यादा है।
उस बंदे से जिसका रूटीन में थोड़ा सा हाई रहता है। यानी एक ऐसा बंदा जो गोली खा रहा है क्योंकि उसको पता है मैं जब चेक करता हूँ 140 आता है तो इसका मतलब मुझे ब्लड प्रेशर है, वर्सेस एक ऐसा बंदा जो सिर्फ तब गोली खाता है जब सर में दर्द होता है ब्लड प्रेशर का, और उसको हमें पता है कि उसकी कई दफ़ा रीडिंग्स काफ़ी हाई आ चुकी हैं, तो उसके लिए गोली छोड़ना बहुत ख़तरनाक है। फालिज का ये अभी कल परसों हमारे पास एक मरीज़ थे जिनका कुछ सालों पहले फालिज का अटैक हुआ, उनको दवाइयाँ स्टार्ट की गई, एक्चुअली 10 साल पहले दवाइयाँ स्टार्ट की गई, ही टुक देम फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का उन्होंने छोड़ दिया, अब वो हार्ट अटैक के साथ आ गए। तो फालिज और हार्ट अटैक का बेसिक प्रोसेस एक ही है, दिल की रगें दिमाग की रगें एक ही फैब्रिक की हैं, कोलेस्ट्रॉल दोनों में एक ही स्पीड पर जमता है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आपका रिस्क फालिज का नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर एक हार्ट अटैक के बाद तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स तक कई गुना ज़्यादा आपका रिस्क होता है हार्ट अटैक का। और आखिरी चीज़ सिर्फ ये जो ब्लड प्रेशर है, अगर सिर्फ 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर मर्करी हम नीचे ले आएँ, यानी अगर किसी का एवरेज और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रीडिंग मानते हैं 130/80, अगर किसी का 132 से 130 भी ले आएँ, 132 को तो कुछ समझते ही नहीं, या तो 160 पे जाके गोली शुरू करते हैं, तो सिर्फ उसी से आप 7 से 10% रिस्क ऑफ स्ट्रोक रोक लेते हैं, सिर्फ 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर नीचे लाने से। तो ये बहुत क्रिटिकल है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटालिटी एज अ नेशन ये है कि जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, और वो मैं समझाता रहता हूँ कि जी जब होता है, एक ही अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है आपको, एक ही दिल है, उसको ना आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और फालिज और हार्ट अटैक दोनों का मतलब है परमानेंट डैमेज, एक दफ़ा हो गया इट वोंट कम बैक। आप उस वक्त फिर सब लोग गोली खाने पे तैयार होते हैं, लेकिन उस वक्त वी कैन नॉट हेल्प देम, उस वक्त एक चीज़ मर गई है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आपने इलाज की तरफ भागना तो है, लेकिन उससे पहले परहेज करनी है। इस हद पे बीमारी को ना लेके जाएं कि वो फिर आपके लिए उसको गुजारना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, जब आप, मैं लोगों को कहता हूँ बेस्ट टाइम गोली खाने का वो है जब आप बिल्कुल ठीक हैं, नॉट जब आप ख़राब हो गए, क्योंकि एक बार ख़राब हो गए फिर वर्ड यूज़ जो हम इंग्लिश में करते हैं ना, वो डैमेज कंट्रोल है, कि जिधर तक डैमेज हो गया उसके आगे मज़ीद ना हो। जबकि अगर आप चाहते हैं कि मैं सेहतमंद रहूँ तो उस वक्त गोली खानी शुरू कर दें जिस वक्त आप माशाल्लाह फुली फंक्शनल हैं। लेकिन हम बस उसी वक्त में हम कैजुअल होते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन वही वक्त है अगर आप उस वक्त में गोलियां अपनी सही स्टार्ट कर दें और पंक्चुअल रहें, परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, तो आप सारी उम्र इंशाल्लाह हेल्दी रह सकते हैं, कोई वजह नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी शख्स का खुदा ना खास्ता दिल बंद हो गया है घर पे, दफ्तर में, तो उसकी फ़ौरी तिब्बी इमदाद क्या है, और क्या उसके अलावा भी कोई और चीज़ है? और मैं आपका जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि ये होता क्या है और दिल रुक क्यों जाता है। PLS बंदिश कल्ब यानी कार्डियक अरेस्ट या दम घुटने की सूरत हाल पैदा हो जाना ऐसी ही एक कैफियत है जो हंगामी तवज्जो की मुतकाजी होती है। कार्डियक अरेस्ट की अलामात में नब्ज़ का रुकना, सांस बंद होता महसूस होना, कमज़ोरी होना, बेहोशी तारी होना वगैरह शामिल हैं। ऐसे में इब्तदाई 2 से 3 मिनट अहम तरीन होते हैं, और अगर इस दौरान मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी जाए तो इसकी जान बच सकती है, लेकिन इसके साथ साथ मरीज को जल्द अज जल्द हस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है इसे BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक CPR का आगाज 1740 से हुआ, जब पेरिस अकेडमी ऑफ साइंसेज ने डूबने वाले मुतासिरीन को मुंह से सांस देकर इनकी सांस को बहाल करने की कोशिश की थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ डॉक्टर या दीगर तिब्बी अमला ही अंजाम दे सकता है, ये हर शख्स सीख सकता है और हर शख्स को ये सीखनी भी चाहिए। ये तकनीक शुरू करने से पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। मसलन मरीज़ अगर सड़क के किनारे है तो इसे एक तरफ ले जाएं, या इसके पास बिजली के तार वगैरह हो तो इन्हें हटा दें। इसके बाद इसकी जान बचाने के लिए BLS ज़रूर करें। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मरीज़ जवाब देने के काबिल है या नहीं, इसके नज़दीक जाकर इसका नाम ऊँची आवाज़ में पुकारें और इसे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश करें। अगर मरीज़ कोई जवाब ना दे पाए तो फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाकर BLS शुरू कर दें। सीने में जिस जगह पसलियां जुड़ रही होती हैं वहां अपनी हथेली रख कर दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखें। अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें, कंधों को हाथों की जानिब झुकाएं ताकि आप पूरी ताकत से मरीज के सीने पर जोर लगा सकें। अब मरीज का सीना इतनी देर कंप्रेस करें जितनी देर में 30 तक गिनती गिनी जा सके। मरीज को 2 मरतबा अपने मुंह के जरिए सांस दें। इसका दुरुस्त तरीका यह है कि आप मरीज की ठोड़ी को जरा उठाकर सर को थोड़ा पीछे की जानिब करें। अब
इसका नाक दबाकर आप गहरा सांस मरीज के मुंह में फराहम कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर ना पहुंच जाएं या मरीज का सांस बहाल ना हो जाए, BLS जारी रखें। अगर आप थक जाएं और मदद देने की हिम्मत ना रहे तो किसी दूसरे फर्द को यह काम करने को कहें। इस BLS के जरिए आप किसी मरीज की जान को बचा सकते हैं। नाजरीन, हमने रिपोर्ट देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आइए डॉक्टर साहब से इसका जवाब जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे हम कह रहे हैं दिल रुक जाए या जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी दिखाई है। इसके अंदर अमूमन जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। बाहर के मुल्कों में तो ऑलमोस्ट हर एक को BLS, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, जो आपने दिखाया भी है, उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट लाजमी है या एटलीस्ट स्कूल्स में दी जाती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली भी उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है काम। तो इसके अंदर जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, जो करीब खड़े हैं, उन लोगों का रिस्पांस बहुत कीमती है, क्योंकि शुरू के कुछ मिनट हैं जिसमें आप पेशेंट को वापस ला सकते हैं। तो पहले तो अमूमन अगर कोई बंदा अचानक बेहोश हो जाए, आप फ़ौरन उसको हिला जुला के देखते हैं कि वो कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका सांस चल रही है, उसकी नब्ज़ चल रही है। अगर नहीं है तो जिस तरह आपने दिखाया कि आप छाती पे कंप्रेशंस करते हैं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग नहीं भी है तो आप एटलीस्ट वीडियो में देख सकते हैं किस जगह रख के दबाना है। प्रेफरेबली 2 इंच तक आप दबाते हैं, तकरीबन 30 टाइम्स दबा के फिर आपने 2 दफ़ा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी होती है। इस वक्त में पैनिक होने की बजाय अगर आप फोकस करें, 1 या 2 बंदे अगर ये कर भी रहे हैं तो एक तीसरे बंदे को चाहिए, अगर अवेलेबल है, कि फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें और उनको बताए कि डिफिब्रिलेटर लेकर आएँ। डिफिब्रिलेटर एक मशीन है जो कि दिल का फ़ौरन जो रिदम है, यानी दिल के धड़कन की तरतीब है, उसको असेस करके आपको बता सकती है कि अगर तरतीब में किसी ऐसी बेतरतीबी आई हुई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, तो उसको फ़ौरन एक शॉक देकर वापस ला सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप फ़ौरन 5 से 10 मिनट में पहले ये अगर आप कर लें तो बहुत चांसेस है कि शायद आप मरीज़ की जान बचा सकें। तो इसका मतलब है कि हम इस टेक्निक को ज़िंदगी बचाने वाली टेक्निक भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले गुज़श्ता कुछ साल पहले हम सुनने में आता था कि भाई किसी को भी दिल का दौरा आया है या कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ चले जाते थे। तो अभी कोई नई इंटरवेंशंस आई हैं हार्ट के इलाज के हवाले से, और वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं कि नहीं? हाँ, तो एक तो हार्ट अटैक के अंदर जैसे हमने कहा बाईपास की एक ऑप्शन थी, और फिर एंजियोप्लास्टी वगैरह पिछले 25-30 साल से बड़ी रूटीन में पाकिस्तान में परफॉर्म हो रही है। कुछ नई टेक्निक्स जो हैं वो हैं जो पुरानी बंद रगें हैं, जिनमें पुराना एक अरसे से बंद होने की वजह से उनमें कैल्शियम जम जाता है, जो कि नॉर्मल बंदिश की निस्बत ज़्यादा सख्त हो जाता है और वो बंदिश नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के तरीक़ों से नहीं टूट सकती। उसके अंदर हम एक टेक्निक करते हैं जिसको रोटाब्लेशन कहते हैं, जिसमें हम ड्रिल मशीन से उस कैल्शियम को तोड़कर उसको स्टेंट कर सकते हैं। अगर ये ऑब्वियसली ये टेक्निक हर जगह अवेलेबल नहीं है, बड़े शहरों में है, हमारे पास है, और इसकी फ़ायदा इसका ये कि पेशेंट को बाईपास से बचा सकते हैं। इसके अलावा आईवस है जिसमें हम रग के अंदर से जाके अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि एंजियोग्राफिकली वो रग की तंगी ज़्यादा शदीद लग रही होती है, जबकि जब आप उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस रग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। FFR और IFR भी इसी किस्म के टेस्ट हैं। और इसके अलावा फिर दिल के वैल्व्स की बीमारी है, एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह, ऐसे मरीज़ जिनको सर्जरी के लिए बहुत हाई रिस्क करार दे दें, उनके अंदर हम टांग से जाके वैल्व को चेंज कर सकते हैं, इसको टैवर कहते हैं। और दिल की जो जिसम में बड़ी शरियानें हैं उनके अंदर अगर बीमारी है तो उसमें TVAR कर सकते हैं, अगेन टांग से जाके, रादर दैन ओपनिंग द होल एब्डोमेन। तो बिल्कुल नई एडवांसमेंट्स हैं, बड़े सेंटर्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी का मशवरा दिया तो आपको डेफिनेटली एक सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए किसी बड़े सेंटर से। सही। और इस हवाले से डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमारा क्योंकि महंगाई का प्रॉब्लम है, इस तरह के लोगों के हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस इलाज को, तो क्या सरकारी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई NGOs या हुकूमत को इस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, हेल्थ फैसिलिटी दे रही है? हाँ, बिल्कुल दे रही है। कुछ सेंटर्स में है, मेजर गवर्नमेंट सेंटर्स में बिल्कुल अवेलेबल है। अगेन लिमिटेड है क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी खास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन बिल्कुल अवेलेबल है। NGOs का तो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता जो कि इतनी बड़े इलाज को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन अगर आपकी कॉस्ट एक हद से ज़्यादा जा रही है एंजियोप्लास्टी वगैरह की, तो उसमें ये देखा जाता है कि मरीज़ का सर्जरी का रिस्क कितना है। अगर मरीज़ का सर्जरी का रिस्क लो है तो फिर प्रेफरेबली उनको सर्जरी के लिए चले जाना चाहिए। सही। अच्छा, सर्दियों का मौसम है और दिल के मरीज़ इस मौसम में अपना ख्याल किस तरह से रखें? अच्छा, सबसे जो कॉमन चीज़ है वो तो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन यानी पानी, जिसम में पानी की कमी होना
खून को गाढ़ा कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स प्रेसिपिटेट होते हैं। दूसरी चीज़ जो पानी कम पीने से है वो गुर्दों में पथरी है और गुर्दों के मसाइल हैं। अगेन ये भी अगर एक हद से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए जिस्म में तो ये हार्ट अटैक्स कॉज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मेरा ख्याल है जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि जो हम आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देख रहे हैं कि वो जो एक्सरसाइज और वॉक वगैरह पहले करते भी थे वो भी छोड़ी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर ही वॉक करनी है, आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। अगर घर के अंदर आप बोर हो जाते हैं, आप एक गो में 45 मिनट नहीं कर सकते, तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप सुबह 20 मिनट कर लें और शाम 20 मिनट कर लें, उसका भी बॉडी पे ऑलमोस्ट उतना ही इम्पैक्ट है। अच्छा, तो इसलिए आप कमरे के अंदर 20-20 मिनट चल लें तो आप वही हेल्थ बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। सही। अच्छा, क्या कोई ऐसी डाइट्स भी हैं जिनको हम दिल दोस्त ग़ज़ाएँ कह सकें? बिल्कुल है। देखें, दिल दुश्मन ग़ज़ाएँ तो बहुत कम है। ये जो हम परहेज़ के तौर पे कहते हैं, और पाकिस्तान में तो एक्चुअली हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर आप पेशेंट्स और उनकी पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंस की काउंसलिंग ना करें तो पेशेंट बेचारा जब आता है 2-3 हफ्ते के बाद हार्ट अटैक है तो उसकी हालत ख़राब हुई होती है, क्योंकि उसको कद्दू, टिंडे, बैंगन और सब्जियां खिलाई जा रही होती हैं, वो भी उबली हुई बग़ैर नमक के। तो आप खुद सोचें, मतलब कौन बंदा इस तरह चल सकता है। हाँ, और वो घर वाले सबसे पहली कंप्लेन ये करते हैं कि जी ये कमज़ोर हो गए हैं और वज़न गिर रहा है। तो वो ज़ाहिर है वज़न तो गिरेगा अगर आप इस किस्म की ग़िज़ाएँ देंगे। तो हर चीज़ अलाउड है जी खाने में, सिर्फ आपको पता है कि जिस चीज़ में चर्बी की क्वांटिटी ज़्यादा उसको मुतदल इत्तेदाल में यूज़ करें। 1-2 बोटियाँ लेने दें, कोई चीज़ बंद नहीं है, सब हेल्दी चीज़ें आप खा सकते हैं। सिर्फ रेड मीट की बजाय वाइट मीट पे शिफ्ट हो जाए कि बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त दोनों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उसकी बजाय चिकन या फ़िश को इस्तेमाल कर लें। ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करें तो इसका मतलब नहीं है कि आपको इसी नुकसान में। ऑलिव ऑयल के फ़वाइद जो है वो जो सैलेड के ऊपर छिड़क के हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जन, उसके फ़वाइद हैं। जो हम खाने में यूज़ करते हैं जिसमें तेल को 200 डिग्री पे ले जाके पका रहे हैं, उससे उसके फ़वाइद निकल जाते हैं। सिर्फ फ़ायदा क्या है कि घी की निस्बत ऑयल के नुकसानात कम हैं। तो इसलिए आप किसी भी ऑयल में यूज़ करें और एक्स्ट्रा तरी उतार के मरीज़ को दे सकते हैं। उसको बिल्कुल ऐसे खानों पे मत लाएं जो आप भी नहीं खा सकते और उसने सारी उम्र खाने। और होता क्या है कि वो 3-4 हफ्ते तो घर में मरीज़ खाता है, फिर जैसे ही वो काम पे जाता है वो पहले से बुरे खाने खाता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने 1 महीने से खाना नहीं खाया। तो आप इत्तेदाल में रहें, दरमियान में रहें और डॉक्टर से पूछ कर ये परहेज़ शुरू करवाएं। किसी कज़न के, किसी पड़ोसी के कहने पर मरीज़ को मुफ्त में तकलीफ़ ना दें। सही। कोई पैगाम जो आप दिल के मरीज़ों के लिए देना चाहें और उनके घर वालों के लिए? हाँ, सबसे पहला पैगाम और सबसे ज़रूरी पैगाम तो ये कि दिल का अगर किसी को आर्ज़ा लाक हो चुका है तो उसकी दवाइयाँ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली सारी उम्र चलनी है। उसको आप 1-2-3 हफ्ते के बाद कम करने की कोशिश ना करें। इस बात में मत जाएं कि आपके पड़ोसी को भी हार्ट अटैक हुआ था तो वो 3 गोलियों पे, तो वो आप 5 पे क्यों हैं। हर इंसान डिफरेंट है और आपका डॉक्टर बेस्ट जज है कि आपको कौन सी गोलियों पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे को यंग एज में 40s में या 30s में हार्ट अटैक का मर्ज़ हुआ है, ख़ानदान से मतलब आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, भाई बहन, कज़न्स, पेरेंट्स, तो आपको चाहिए कि अपने टीन एज ईयर से अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर पर नज़र रखें, क्योंकि ये जो दिल के अंदर चर्बी जमना शुरू होती है आपके टीन एज ईयर से ही है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल एक हद से ज़्यादा है तो अर्ली टीन्स में, 20s में ही हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू कर देते हैं। तो इसको ये मत समझें कि 40 के बाद जाके मैंने मुआयना करवाना है, क्योंकि 40 साल की उम्र तक डैमेज हो चुका होगा, तब हम कुछ कर नहीं सकेंगे। नाज़रीन, आपने सुना, हमने दिल के अमराज पर, उनके असबाब पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की डॉक्टर साहब के साथ, और आपने ये सुना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। जल्द तशख़ीस करेंगे तो आप दिल को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, क्योंकि दिल ही ज़िंदगी की अलामत है और अगर ये रुक गया तो ज़िंदगी की डोर टूट जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।